ये तुमने बहुत अच्छा किया, टाली वाले बाबा ने कहा। अब तुम लोगों को शैतानी मखलूक से डरने की कोई जरूरत नहीं। वो अब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मगर तुम लोगों को उसके शैतानी शोबतों से मोहतात रहना होगा, बिलखुसूस शगुफ्ता को। और हाँ, ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? वो नफी में सर हिलाते हुए जवाबन बोले, अभी तक वो हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई किराएदार मिल जाए तो वो हिस्सा भी आबाद हो जाए। हमें पूरा यकीन है कि वहां कोई रहने पर तैयार ना होगा। टाली वाले बाबा ने गंभीर लहजे में कहा। तैमूर मुतफक्किर होकर बोले, तो फिर ये मसला कैसे हल होगा? तुम्हें अपनी बेटी शगुफ्ता की शादी करना होगी और फिर वो अपने शौहर के साथ ऊपरी मंजिल को आबाद करेगी। लेकिन बाबा, इन हालात में कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? तैमूर ने अफसुर्दा लहजे में कहा, अल्लाह ने उसका जोड़ा पैदा कर रखा होगा, तुम्हें तलाश करना होगा। बाबा, हकीकत यह है कि जब से मेरी बेटी शगुफ्ता इन पुरस्कार हालात का शिकार हुई है, लोगों ने हमसे मिलना जुलना तक छोड़ रखा है। उन्हें डर है कि कहीं शगुफ्ता अपनी माँ और भाई की तरह हमें नुकसान न पहुंचा दे। और अब जबकि हम सब अंधेरी कोठी में शिफ्ट हुए हैं, तो महल्ले के रहने वालों, दूर पार के रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी हमसे मिलना तर्क कर दिया है। अब आप ही बताएं, इन हालात में कौन मेरी बेटी शगुफ्ता से शादी करेगा, और वो भी घर दामाद बनकर? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, कोई ना कोई ऐसा रहमदिल और नेक लड़का तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम जाओ और ये दूसरा अमल करो, फिर मेरे पास आना। बाबा ने इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तैमूर को हमेशा की तरह टाली वाले बाबा से दिली तमानियत का एहसास होता था। वो फिर खामोशी के साथ वापस लौटा है। अब वो सोच रहे थे कि नासिर के सिवा ऐसा लड़का उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता, जो इन हालात में शगुफ्ता से न सिर्फ शादी का ख्वाहिशमंद था, बल्कि नेक नियति के साथ उसकी मदद भी करना चाहता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि नासिर जैसे कम पढ़े लिखे लड़के से शादी पर शगुफ्ता बिल्कुल तैयार न थी। बारतौर तैमूर ने उसे आखिरी बार समझाने का इरादा किया और घर की तरफ चल दिए। शफकत ने अपने भांजे नासिर को बता दिया था कि तैमूर ने शगुफ्ता के सिलसिले में उन्हें क्या जवाब दिया था। नासिर ने मायूस होकर अपने मामू से कहा, मामू, शगुफ्ता शायद मुझसे शादी पर रजामंद नहीं होगी। हाँ, इसकी तो मुझे भी तवक्को है। शफकत पुरख्याल लहजे में बोला, मेरे दिल को तो उसी दिन धड़का लग गया था जब तैमूर साहब ने हमसे ये कहा था कि उनकी बेटी तो खासी पढ़ी लिखी है और उसकी तालीम अभी भी जारी है, जबकि तुम्हारा भांजा नासिर मुश्किल से मिडिल पास है। फिर शायद हमारा दिल रखने की खातिर उन्होंने अपनी बेटी का इंदिया लेने का कहकर हमें टाल दिया था। वो इतना कहकर खामोश हो गए, मगर फिर दूसरे ही लम्हे नासिर को तसल्ली देते हुए दोबारा बोले, लेकिन बेटा, तुम फिक्र ना करो। शगुफ्ता इन दिनों जिन हालात का शिकार है, मैं समझता हूं उससे कोई भी शादी पर रजामंद ना होगा। तुम खातिर जमा रखो। मैं कुछ रोज बाद अपने दोस्त शमसुद्दीन के साथ दोबारा तैमूर साहब के यहां जाऊंगा। देखें तो जरा वो क्या जवाब देते हैं। उन्हीं दिनों जब महल्ले में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली कि तैमूर अपने दोनों बच्चों के साथ उस आसेबी कोठी यानी अंधेरी कोठी में शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्हें सख्त ताज्जुब हुआ। उनके हलक से तैमूर की मंतक नहीं उतर रही थी कि आखिर तैमूर को यह क्या सूझी कि वो ये जानने के बावजूद कि वो कोठी आसेब ज़दा है, अच्छा भला अपना मकान छोड़कर वहां शिफ्ट हो गए थे। महल्ले में यही चमेंगियां होने लगीं। फिर जितने मुंह उतनी बातें के मिस्ताक या अफवाहें भी गर्दिश करने लगी कि दर हकीकत तैमूर खुद भी सिफली इल्म करते होंगे, वरना उन्हें क्या पड़ी थी कि वो जानते बूझते ये कदम उठाते, वगैरह वगैरह। नासिर ने कुछ लोगों को यह कहते भी सुना था कि तैमूर साहब को किसी बुजुर्ग ने यह मशवरा दिया है। नासिर बेचैन हो गया था। शगुफ्ता अब उसकी दुकान पर सौदा सलफ लेने तो नहीं आती थी, मगर अब वो भी उसे आते जाते देखा करता था। एक रोज उससे रहा ना गया। साजिद चूंकि उसका दोस्त रह चुका था, इसलिए वो उससे मिलने के बहाने अंधेरी कोठी जा पहुंचा। दर हकीकत वो साजिद से यह पूछना चाहता था कि आखिर ये क्या वजह थी कि वो लोग अपना मकान छोड़कर यहां आन बसे थे। कॉल बेल बजाने पर दरवाजा शगुफ्ता ने ही खोला था। उसे देखकर नासिर की दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। शगुफ्ता उसे अपने घर के गेट पर देखकर पहले तो चौंक सी गई, फिर एक नागवार सी निगाह उसके चेहरे पर डालते हुए तलखी से बोली, तुम यहां क्या लेने आए हो? नासिर ने बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाया और बोला, मैं दरअसल साजिद से मिलने आया था। शगुफ्ता ने नागवारी से कहा, इस वक्त घर पर अब्बू नहीं है, लेकिन मैं तो अपने दोस्त साजिद से मिलना चाहता हूं। नासिर ने भी जुर्रत दिखाई और उसके चेहरे पर अपनी नजरें जमाए हुए बोला। शगुफ्ता के चेहरे पर गुस्से की तुंद लहर उभरी, मगर कुछ सोचकर उसने अपने तैश को गहरे तंज में समोते हुए नासिर से कहा,
तुम्हें मालूम नहीं कि वो नाबीना हो चुका है? क्या तुम किसी मौके से फायदा उठाना चाहते हो? आज ये पहला मौका था कि दोनों के दरमियान जरा तवील गुफ्तगू हुई थी। नासिर को शगुफ्ता की बात सुनकर दुख हुआ, मगर वो रंजीदा लहजे में बोला, अफसोस है कि आप अपने दिल में मेरे लिए इस कदर बदगुमानी रखती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप मिस्टर नासिर। शगुफ्ता ने तलखी से उसकी बात काटी। मेरे पास आपकी तमीज सुनने के लिए फजूल वक्त नहीं है। अब्बू आ जाएंगे तो फिर आकर अपने दोस्त से मिल लेना। उसने लफ्ज दोस्त को कदरे इस्तेज़ाइया अंदाज में चबा कर कहा और फिर गेट बंद करके अंदर चली गई। नासिर के दिल पर एक खूंसा लगा। उसे शगुफ्ता के इस रवैये पर असहद अफसोस हुआ था। फिर जब वो अपना दिल महसूस करके वहां से लौटने लगा तो रास्ते में ही सामने से तैमूर की कार आता देखकर वो जाने क्यों रुक गया था। तैमूर की भी उस पर निगाह पड़ चुकी थी। उन्होंने उसके करीब ले जाकर कार रोक दी। नासिर ने बड़े एहतराम से उन्हें सलाम किया। वो बड़ी शफकत आमेजी से सलाम का जवाब देते हुए मुस्कुरा कर बोले, क्या साजिद से मिलने आए थे? उन्होंने शायद दूर ही से उसे कोठी के गेट से पलटते देख लिया था। जी हाँ, मगर नासिर कुछ कहते कहते रुक गया। तैमूर जैसे कुछ भांपते हुए कार से उतर आए और मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें शायद शगुफ्ता ने अंदर नहीं आने दिया होगा। नासिर को उनके रवैये से जरा हौसला मिला था, लिहाजा उसने इस बात में अपना सर हिला दिया। तैमूर बड़ी शफीक मुस्कुराहट के साथ उसके कंधे को होले से दबाकर बोले, बेवकूफ है वो, आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठो। ये कहकर वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठे। नासिर उनके मेहरबान रवैये पर हैरान परेशान सा उनकी बराबर वाली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। कार आगे बढ़ी, फिर कोठी के बैरूनी गेट के सामने खड़ी हो गई। तैमूर ने हॉर्न बजाया। गेट शगुफ्ता ही ने खोला। तैमूर कार अंदर ले आए। शगुफ्ता ने अपने बाप के साथ नासिर को बैठे देखा तो गुस्से से सुर्ख हो गई, मगर कुछ बोली नहीं। तैमूर इग्निशन स्विच ऑफ करके नीचे उतर आए। साथ में नासिर भी उतर आया था। शगुफ्ता ने नासिर पर एक नफरत भरी निगाह डालते हुए बाप से कहा, अब्बू आप हर ऐरे गैरे को उठा लाते हैं, क्यों लाए हैं इसे यहां? नहीं बेटी, बुरी बात है। घर आए मेहमान के बारे में ऐसा नहीं कहते। तैमूर ने मुलायमत के साथ उसकी सरजनिश की। मेहमान? वो तज़ीक आमेज लहजे में ये कहती हुई अंदर चली गई। नासिर ने अपना सर झुकाकर तैमूर से कहा, अंकल मैं फिर आ जाऊंगा। वो ये कहकर जाने लगा। तैमूर ने उसे रोक दिया। ठहरो, इसकी बात का बुरा मत मानो बेटा। तुम्हें मालूम है बेचारी इन दिनों कैसी मुसीबत का शिकार है, बल्कि इसकी वजह से तो हम भी परेशान हैं। तुम अंदर आ जाओ। वो खामोशी से उनके साथ चलता हुआ अंदर आ गया। ड्राइंग रूम खासा आरामदेह और पुरतज़ीन था। बैठो बेटा, मैं अभी साजिद को भेजता हूं। वो ये कहकर एक कमरे की तरफ बढ़े। नासिर एक सोफे पर बैठ गया। अचानक तैमूर जाते जाते रुके और फिर पलट कर बोले, बेटा तुम्हें यहां डर तो नहीं लग रहा है ना? नासिर मुस्कुरा कर बोला, नहीं अंकल, भला डरने की क्या बात है। तैमूर चले गए। थोड़ी देर गुजरी तो साजिद नमूदार हुआ, मगर इस तरह के वो अपने दोनों हाथ टटोलने के से अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी हालत देखकर नासिर को बड़ा दुख हुआ। वो एकदम अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और साजिद की तरफ बढ़ा। नासिर तुम? अच्छा हुआ आ गए यार, मैं घर में पड़ा पड़ा बोर हो जाता हूं, आ जाया करो ना यार। वो नासिर से हाथ मिलाकर बोला। इसी असना में तैमूर भी आ गए थे। वो भी नासिर से बोले, हाँ बेटा आ जाया करो, इसका दिल बहल जाया करेगा। नासिर साजिद को लिए सोफे की तरफ बढ़ा और दोनों दोस्त बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। तैमूर जरा देर बैठने के बाद उठते हुए बोला, तुम दोनों बैठकर आराम से बातें करो, मैं चाय भिजवाता हूं। फिर जब वो चले गए तो साजिद ने सरगोशी में उससे पूछा, क्या अब्बू चले गए? हाँ, नासिर ने भी होले से कहा। यार नासिर, मुझे उस प्रोफेसर आमिल रंगा माती से बड़ा डर लगता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, कुछ रोज पहले ही उसने मुझे रास्ते में पकड़ा था और छुरा दिखाकर धमकी देने लगा था कि इस अमल को पूरा करो वरना जान से मार डालूंगा। साजिद ने धीमी आवाज में नासिर को बताया, बेफिक्र रहो, वो अब तुम्हें कभी भी जान से मारने की धमकियां नहीं देगा। वो आहिस्तगी से बोला। साजिद उसकी बात पर चौंक कर बोला, क्या मतलब? इसलिए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, नासिर ने बताया। उसकी बात सुनकर साजिद बुरी तरह चौंका। क्या वो मर गया? हाँ, मगर कैसे? उसके पूछने पर नासिर ने उसे मुख्तसरन बता दिया। चलो अच्छा हुआ हमारी जान छूट गई, वरना अब्बू ने उसे पुलिस के हवाले करने का इरादा कर लिया था, साजिद ने कहा। मगर नासिर कुछ और ही सोच रहा था। तुम चुप क्यों हो गए नासिर? उसकी खामोशी पर साजिद ने पूछा। यार मैं सोच रहा था कि अब क्या करें।
क्योंकि मुझे तो उससे पूरी उम्मीद थी कि वो जरूर एक ना एक दिन तुम लोगों को इस मुसीबत से निजात दिला देगा। नहीं यार, वो कम वक्त किसी और ही चक्कर में था, साजिद बोला। मुझे लगता था कि वो हमारे जरिए उस बदरू को काबू में करना चाहता था, लेकिन साजिद अब क्या होगा? तुम्हारी बहन के सर से ये मुसीबत किस तरह टलेगी? मुझे तुम्हारे हालात पर बहुत अफसोस होता है, नासिर ने हमदर्दाना लहजे में कहा। हाँ यार, वाकई हम उस बदरू की वजह से बहुत तंग आ चुके हैं। उसने तो हमारा जीना महल कर रखा है। पहले फायजाबाजी को शगुफ्ता के हाथों जख्मी करवाया, फिर अम्मी जान को मरवाया, और उसके बाद फिर मुझे भी अंधा कर डाला। ये कहते हुए साजिद की आवाज भर आई। नासिर दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे के गिर्द अपना बाजू हमायल करते हुए तसल्लियां देने लगा। इसी असना में तैमूर भी कपड़े वगैरह बदल कर वहां आ गए और उनके अक़ब में शगुफ्ता भी नमूदार हो गई। उसके हाथों में चाय की ट्रे थी जो उसने खामोशी के साथ मेज पर रख दी। फिर तैमूर के कहने पर चाय बनाकर एक कप नासिर की तरफ बढ़ाया। नासिर ने होले से शुक्रिया कहकर चाय का कप लिया। साजिद ने अपने बाप से कहा, अब्बू आपने सुना वो बदबख्त आमिल रंगामाथी मर गया? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? वो कदरे चौंक कर बोले। उसने नासिर से सुनी हुई उन्हें सारी बात बता दी। अंकल, आखिर आप लोगों ने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचा भी है या नहीं? नासिर ने तैमूर से पूछा। हाँ बेटा, एक नेक बुजुर्ग टहली वाले बाबा से तो मिले हैं। उन्होंने ही हमें यह मशवरा दिया था कि वो आसिबी मखलूक बहुत खतरनाक है, उसे एक मरहलावार हिकमत अमली के तहत ही खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले टाली वाले बाबा ने मुझे इस अंधेरी कोठी में रिहाइश इख्तियार करने का मशवरा दिया है। देखें अब आगे क्या कहते हैं। लेकिन जब से हम यहाँ आकर आबाद हुए हैं, लोगों ने हमसे मिलना जुलना भी तर्क कर दिया है। तुम पहले शख्स हो जो हमसे मिलने आए हो। अंकल, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपकी मुसीबत जरूर दूर हो जाएगी, और मैं भी यहाँ अपने दोस्त साजिद से मिलने के लिए आता रहूंगा, नासिर ने तैमूर से कहा। और गैर इरादी तौर पर उसकी नजर जब उनके करीब बैठी शगुफ्ता पर पड़ी तो वो उसे बड़ी तंजिया नजरों से देख रही थी। वो नासिर से पहली बार मुखातिब होकर बोली, नहीं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपनी दुकान संभालो। नासिर खफीफ सा हो गया। फिर जैसे उसकी बात का बुरा मनाए बगैर खड़े होकर तैमूर से बोला, अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूं। बेटी, बुरी बात है, तुम्हें नासिर से ऐसा सुलूक जेब नहीं देता। नासिर के जाने के बाद तैमूर ने शगुफ्ता को टोकते हुए कहा, अब्बू, मैं नासिर जैसे छिछोरे लड़कों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर कोई हमसे नहीं मिलता तो बेशक ना मिले, हमें किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। तैमूर ने कदरे संजीदा लहजे में शगुफ्ता से पूछा, नासिर ने तुमसे भला किस किस्म का छिछोरपन किया है? मैं ही नहीं, उसे सारा महल्ला जानता है। वो एक शरीफ और मेहनती लड़का है। मगर अब्बू, हमें किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तैमूर के दिलो दिमाग में हुनूस टहली वाले बाबा की नसीहत गूंज रही थी, लिहाजा वो उससे बोले, बेटी, हम लोग इस वक्त जिन नाजुक हालात से दो चार हैं, हमें बास कड़वे फैसले करने होंगे। ये कहकर उन्होंने टाली वाले बाबा की नसीहत के बारे में उसे साफ साफ बता दिया कि उस पुरस्कार आसिबी मुसीबत से निजात पाने के लिए उन्हें मरहलावार और उनके कहने पर हर्फ ब हर्फ अमल करना होगा, और कोई ऐसा घर दामाद ढूंढना पड़ेगा जो उससे शादी के बाद कोठी की ऊपरी मंजिल को आबाद करे। तो ठीक है अब्बू, क्या फिर एक नासिर ही रह गया है घर दामाद बनाने के लिए? शगुफ्ता ने बाप की सारी बात सुनने के बाद किसी कदर तलखी से कहा, तो फिर और कौन शादी करेगा इन हालात में तुमसे? तैमूर को भी बेटी की फजूल जिद पर गुस्सा आ गया, मगर फिर बेटी की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने खुद पर काबू पाया और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, सॉरी बेटा, मैंने परेशानी में तुम्हें डांट दिया। कोई बात नहीं अब्बू। शगुफ्ता दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से बोली, देखो बेटी, हमें हालात के मुताबिक चलना होगा, और फिर नासिर में क्या बुराई है? फकत ये कि वो तुमसे कम पढ़ा लिखा है, मगर ये कोई इतना बड़ा ऐब नहीं। फिर तुम अपने हालात भी देखो। नासिर के दिल में हमारी मदद का एक जज्बा है, वो नेक और शरीफ लड़का है और मेहनती भी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम सबसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजरेगी। प्लीज बेटी, हाँ कर दो, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। शगुफ्ता से अपने बाप की यह हालत देखी ना गई। वो सारी बात समझ रही थी और उस वक्त को भी कोस रही थी जब उस मनहूस आसिफ ने उनके घर डेरा डाल दिया था, और फिर हालात इस कदर मखदूश होते चले गए कि वो खुद मुजरिम बनकर रह गई। अब नौबत यह आ गई थी कि उसे नासिर से शादी पर आमादा होना पड़ रहा था। शगुफ्ता ने उसे अपना नसीब जानकर बिलाखिर इकरार में अपना सर झुका दिया। शगुफ्ता के इकरार करने की देर थी
कि तैमूर ने नासिर के मामू शफकत के दोस्त शमसुद्दीन से मुलाकात करके उन्हें इशारा दे दिया। फिर क्या देर थी, चट मंगनी पट ब्याह वाली बात थी। नासिर और शगुफ्ता की शादी कर दी गई, लेकिन बात पक्की होने से पहले तैमूर ने नासिर को ही नहीं बल्कि उसके मामू शफकत को सारी बातों से आगाह करते हुए अपनी मजबूरियों के बारे में भी बता दिया था। शादी के बाद नासिर और शगुफ्ता इस कोठी में ही रहेंगे। उस आसेब से छुटकारा पाने के बाद दोनों की मर्जी होगी कि वो कहीं भी रहें। शफकत और नासिर को कोई एतराज ना हुआ। यूं ये दूसरा मरहला भी खुश असलूबी के साथ तय हो गया। नासिर अपनी मोहब्बत को पाकर खुशी से निहाल हो गया था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी शादी शगुफ्ता से हो गई थी। इस शादी में बहुत थोड़े लोगों ने शिरकत की थी। दोनों का कमरा कोठी के ऊपरी मंजिल में सजा दिया गया था। रात 12 बजे का वक्त था और शगुफ्ता दुल्हन बनी हुजलाए उरूसी में बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, जो उसके शहाबी रुखसारों से यूं बहे जा रहे थे जैसे उसके अरमानों का खून कर दिया गया हो। वो अपने नसीब पर रो रही थी। नासिर अभी कमरे में नहीं आया था, मगर शगुफ्ता वो वाहिद नौबयाता दुल्हन थी जिसके दिल में अपने मजाजी खुदा के इंतजार की जरा भी बेचैनी ना थी। अब क्या हो सकता था, वो उसकी दुल्हन बन चुकी थी। नासिर उसका शौहर था और वो उसकी बीवी। उसे अब बहसूरत ये रिश्ता निभाना था। वो सर झुकाए आपदीदा चेहरे के साथ गठरी बनी बैठी थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। वो समझ गई कि उसका दूल्हा यानी नासिर अंदर दाखिल हुआ है। नौब्याता दुल्हन के फितरी एहसास तले मारे शर्म के उसका दिल बेतरह धड़कने लगा। फिर कदमों की चाप उभरी। कोई धीरे धीरे चलता हुआ बेड की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद बेड पर उसे किसी के धंसने का बैठने का एहसास हुआ। फिर एक हाथ ने धीरे से उसका घूंघट हटाया और उसकी थोड़ी पर हाथ लगाकर चेहरा ऊपर किया। ऐसे मौके पर किसी भी नौब्याता दुल्हन का दिल मुसर्रत और शादमानी से लबरेज होता है, लेकिन शगुफ्ता का दिल नफरत के शोलों से सुलग रहा था। वो ये समझ रही थी कि नासिर ने उनकी कमजोरी से खूब फायदा उठाया है, लिहाजा उसने मुस्कुराना तो दरकिनार, एक आम निगाह भी उस पर नहीं डाली। लेकिन फिर दूसरे लम्हे उसने सोचा कि नासिर को भी वो खुश नहीं रहने देगी। वो उसकी झुकी हुई निगाहों को नई नवेली दुल्हन की शर्म से न ताबीर करे। लिहाजा उसने यकदम आंखें खोल दी। उन आंखों में नासिर के लिए नफरत के शोलों के सिवा कुछ न था। लेकिन दूसरे ही लम्हे जैसे शगुफ्ता की सांसें सीने में अटकने लगीं। उसके सामने नासिर का चेहरा नहीं था, बल्कि वो तो एक मकरू चेहरा था। वो घिनौना और आसेबी मखलूक का भयानक चेहरा। उसने एक जोरदार चीख मारी और नासिर को परे धकेल दिया। नासिर के रूप में वो भयानक आसेबी चेहरा उसकी तरफ अपनी बगैर पपोटों वाली आंखों से घूरे मुस्कुरा रहा था। शगुफ्ता अपना असली दुश्मन उसे ही समझती थी, जिसकी वजह से उसे आज ये दिन देखने पड़ रहे थे। बार बार एक ही तरह पुरस्कार हालात से गुजरने के बाद इंसान फितरी तौर पर आदी हो जाता है, और शगुफ्ता का दिल पहले ही नफरत के एहसास तले भरा हुआ था। यही सबब था कि अब उसके अंदर खौफ से ज्यादा उस नफरत अंगेजी ने ले ली थी। चुनाचे जैसे ही वो भयानक चेहरा नासिर के रूप में उसकी तरफ अपने कटे हुए होंठों से लंबे लंबे दांतों की नुमाइश करता हुआ उसे दबोचने के लिए लपका, शगुफ्ता ने कमाल हिम्मत और फुर्ती से बेड साइड टेबल पर धरे दूध से निस्फ भरा शीशे का भारी जग उठा लिया और फिर आओ देखा न ताओ अपनी तरफ बढ़ते हुए उस भयानक चेहरे के सर पर दे मारा। कमरे में एक तेज और कर्बनाक चीख उभरी, मगर ये चीख गैर इंसानी मखलूक की नहीं बल्कि उसके दूल्हा नासिर की थी। वो बेचारा अपना लहू सर थामे फर्श पर बेसुध होकर लुढ़क गया। शगुफ्ता इस सूरत हाल से बुरी तरह परेशान हो गई थी। फिर हिजियानी अंदाज में चीखने लगी। तैमूर दौड़े दौड़े कमरे में पहुंचे तो नासिर को लहूलहान फर्श पर गिरे पाया। वो घबरा गए। फिर आनन फानन उन्होंने अपने कंधों पर उठाया और भागम भाग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। घबराहट और परेशानी के बायस और कुछ नासिर के बेसुध वजन ने सीढ़ियां उतरते हुए उनके कदम लड़खड़ा दिए। नतीजन उनके पांव लड़खड़ा गए और फिर वो अपना तवाजुन कायम न रख सके और सीढ़ियों से फुटबॉल की तरह लुढ़कते कलाबाजियां खाते नासिर समेत नीचे आ रहे। निचली मंजिल के फर्श पर गिरते ही उनका सर किसी ठोस शय से टकराया और उनका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। अब एक तरफ नासिर लहूलहान और बेहोश पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ तैमूर शदीद जख्मी बेसुध पड़े थे। उधर नीचे परेशान खड़े साजिद ने भी सीढ़ियों से किसी को गिरते हुए महसूस कर लिया था। वो बेचारा परेशान और हरासा हो गया। वो अपने दोनों हाथों से फजा को टटोलता हुआ आगे बढ़ा। सबसे पहले नासिर के जमीन बोझ जिस्म से टकराकर गिरा तो सीधा अपने बाप पर आन पड़ा। वो अंधा होने की वजह से ये नहीं देख पा रहा था कि फर्श पर पड़े ये दो बेसुध वजूद किसके थे, ताहम उसे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था।
उसने हिसियानी अंदाज में अपनी बहन को आवाजें देना शुरू कर दी। शगुफ्ता! ऊपरी मंजिल के कमरे में आंसू बहाती अलम नसीब शगुफ्ता ने जो अपने नाबीना भाई की हरासात चीखें सुनी तो वो ठिठकी। फिर हवास बाख्तगी के आलम में कमरे से निकलकर सीढ़ियों तक आई। जब उसने एक तरफ अपने शौहर नासिर और दूसरी तरफ अपने बाप को बेसुध और जख्मी पड़े पाया तो हलक के बल जोर से चिल्लाती हुई 2-2 3-3 सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी। शगुफ्ता! बहन क्या हुआ अब्बू को? साजिद ने अपनी बहन के चीखने और रोने की आवाजें सुनी तो घबरा कर बोला, मगर शगुफ्ता अपने अब्बू को संभालने की कोशिश में बदस्तूर रोए चली जा रही थी। उसने देखा कि उसके अब्बू की कनपटी से मुसलसल खून बहे जा रहा था। वो दोहरी परेशानियों की मारी अधमुई होई जा रही थी। शगुफ्ता, आखिर हुआ क्या है अब्बू को? तुम बताती क्यों नहीं हो? साजिद ने रूहान से लहजे में चिल्लाकर कहा। शगुफ्ता ने लर्जीदा लहजे में उसे बताया, साजिद, अब्बू सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। मेरे खुदा, अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब तो साजिद के भी होश उड़ गए। शगुफ्ता ने उसे मुख्तसर बताया कि किस तरह उसके अब्बू बेहोश नासिर को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसे कांधों पर उठाए सीढ़ियां उतरते हुए गिरे थे। साजिद शदीद बेबसी महसूस करने लगा। आज उसे अपनी मजबूरी का बुरी तरह एहसास हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। भाई, हमें कुछ करना होगा। अब्बू का खून बहुत तेजी से बह रहा है, शगुफ्ता ने गुलूकीर लहजे में कहा। बहन, ऐसा करते हैं कि बाहर निकलकर चीखो पुकार करते हैं। मुझे यकीन है कि लोग हमारी मदद को आ जाएंगे। फिर दोनों बहन भाई ये इरादा करके कोठी से बाहर अंधेरी सड़क पर आ गए। उन्होंने मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए न आया। चंद लोग इकट्ठे तो हुए, मगर शगुफ्ता ने उन्हें परेशानी की असल वजह बता दी तो वो भी कतरा कर खिसक लिए। अब तो ये दोनों और भी परेशान हो गए। भाई, अब क्या होगा? कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। अब्बू बहुत जख्मी है, शगुफ्ता ने रुंधे हुए लहजे में साजिद से कहा। वो बेचारा नाबीना क्या करता, वो खुद दूसरों का मोहताज होकर रह गया था। मगर उसके जहन में फौरन एक ख्याल आया और वो कहने लगा, शगुफ्ता, हमें फौरन नासिर भाई के मामू शफकत के घर का रुख करना चाहिए। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उनका घर भी ज्यादा दूर नहीं है। शगुफ्ता को भाई की बात माकूल लगी। लेकिन भाई, तुम इधर ही रहो, मैं दौड़कर जाती हूं, शगुफ्ता ने कहा। और फिर भाई के जवाब देने से पहले ही वो शफकत के घर की तरफ दौड़ पड़ी, जो अब उसका ससुराल था। निस्फ से जायद रात का वक्त, तारीकी और वहशत का आलम, इस पर यह मुसीबत। इन अवामिल ने शगुफ्ता को तारीक और वीरान सड़क पर दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। बिलाखिर वो गिरती पड़ती शफकत के मकान पर पहुंची और उसका दरवाजा धड़ाधड़ बजाना शुरू कर दिया। जरा ही देर बाद शफकत आंखें मलता हुआ उठा और दरवाजा खोलकर देखा तो भौंचक्का रह गया। सामने उसकी बहू उरूसी जोड़े में बड़े ही बुरे हाल में भीगे हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। शगुफ्ता ने जल्दी जल्दी सारी बात बताई। तब उसने अपने करीबी दोस्त शमसुद्दीन के घर का दरवाजा खटखटाया। फिर दोनों दोस्त शगुफ्ता के साथ दौड़े दौड़े अंधेरी कोठी पहुंचे। शफकत ने अपने अकलौते भांजे नासिर को इस हाल में देखा तो उसके औसान खता हो गए। उन दोनों दोस्तों ने किसी न किसी तरह नासिर और तैमूर को एक करीबी प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया। शगुफ्ता और साजिद भी उनके साथ साथ थे। नासिर और तैमूर को फौरन इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया। शगुफ्ता और साजिद कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठे अपने बाप की जिंदगी बच जाने की दुआएं कर रहे थे और दूसरी तरफ शफकत अपने भांजे नासिर के लिए दुआएं कर रहा था। उसका दोस्त शमसुद्दीन बार बार उसका कंधा थपथपाकर उसे तसल्लियां दी जा रहा था। यार शम्स, मेरा एक ही तो भांजा है, दुआ करो यार, सोना रब इसे हयाती दे। शफकत गुलोगीर लहजे में अपने दोस्त शमसुद्दीन से कहने लगा, हौसला कर यार, अल्लाह जरूर नासिर बेटे को जिंदगी देगा। शमसुद्दीन ने अजराह तशफ़ी कहा। फिर एक नागवार सी नजर उसने सामने जरा फासले पर बैठे उन दोनों बहन भाई शगुफ्ता और साजिद पर डाली और अपने दोस्त से बोला, ओए शफकत, मैंने तुझे समझाया भी था कि इस मनूस लड़की से अपने भांजे का ब्याह ना कर, इस पर आसेब है, पर तू नहीं माना। हाँ यार, मैंने तेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। शफकत अपने आंसुओं को पोंछते हुए गुलोगीर लहजे में बोला, पर यार नासिर मानता ही नहीं था, उस पर इश्क का भूत सवार था। मेरी मान, अब भी वक्त है, अपने भांजे से इस मनूस लड़की को तलाक दिलवा दे, वरना जिस तरह इसने अपने घर वालों को भी कहीं का ना रखा है, एक दिन ये तुझे और तेरे भांजे को भी चाट जाएगी। शमसुद्दीन के बेरहम और सफाक तबसरे पर शफकत बुरी तरह कांप गया। खासी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बरामद हुआ। उसने ये अंदोनाक खबर दी कि तैमूर खून ज्यादा बह जाने की वजह से इंतकाल कर गए हैं, जबकि नासिर की हालत खतरे से बाहर है। शगुफ्ता और साजिद को जैसे सख्ता हो गया।
फिर जब एक स्ट्रेचर पर तैमूर की लाश बाहर कॉरिडोर में लाई गई तो दोनों बहन भाई बाप की लाश से चिमटकर धाड़े मारकर रोने लगे। नासिर की पेशानी पर 12 टांके लगे थे। उसे वार्ड में मुंतकिल किया जा चुका था। उसे जब होश आया तो उसने अपने करीब मामू और उसके दोस्त शमसुद्दीन को बैठे पाया। भांजे को होश में आता देखकर शफकत उस पर झुक गया और अजराह मोहब्बत उससे दुआया अंदाज में बोला, अल्लाह का शुक्र है बेटे, तुझे होश आ गया। नासिर ने जब अपनी नई नवेली दुल्हन शगुफ्ता को वहां ना पाया तो बेचैन हो गया। उसे अब रफ्ता रफ्ता याद आने लगा था कि उसके साथ क्या हुआ था। वो इस बात पर मुताज्जिब और परेशान हो रहा था कि आखिर शगुफ्ता ने उसे देखकर मारे दहशत के चीख क्यों मारी थी और फिर एकदम उस पर शीशे का जग दे मारा था। वो उससे नाराज ना था। समझ गया था कि यह सारा चक्कर उस आसेब का था जिसने उसकी बीवी शगुफ्ता को ही नहीं बल्कि उसके पूरे घर वालों का जीना दोभर कर रखा था। होश में आते ही उसे अपनी पेशानी पर दर्द की टीसें से उठती हुई महसूस हुई जिस पर बैंडेज बंधी हुई थी। ताहम उसने अपने जख्मों की टीसों की परवाह किए बगैर अपने मामू से बड़ी बेकरारी के साथ अपनी बीवी शगुफ्ता के बारे में इस्तफसार किया। मामू, शगुफ्ता कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे क्या मालूम था कि उस बेचारी के साथ कैसी क़यामत गुजर चुकी थी। शफकत ने कदरे नागवारी से कहा, शुक्र कर तेरी जान बच गई, वरना तो उस मनूस ने तुझे मार ही डाला था। मगर वो है कहाँ? मामू, मुझे ले चलो उसके पास। नासिर बेकरार हो गया। इसी असना में 2 अदद पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उसमें एक वर्दी के एतबार से सब इंस्पेक्टर नजर आता था। शफकत ने अपने दोस्त शमसुद्दीन के मशवरे पर नासिर से कहा, बेटे पहले पुलिस को अपना बयान लिखवा दे, फिर घर चलते हैं। शगुफ्ता भी वहीं है। फिर वो सब इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर साहब आप बयान ले लें। हाँ भाई, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब इंस्पेक्टर ने संजीदा लहजे में नासिर की तरफ देखकर पूछा। नासिर जरा तजब्जुब का शिकार हो गया। वो कैसे बताता कि उसकी बीवी शगुफ्ता ने उसे इस हाल तक पहुंचाया था। इधर अपने भांजे को मुतजब्जब पाकर शफकत ने बड़ी चालाकी के साथ अपने भांजे नासिर से कहा, इंस्पेक्टर साहब को साफ साफ बता दे, क्योंकि ये बात छुप नहीं सकती। इस तरह हम मजीद मुसीबत में न पड़ जाएं। शगुफ्ता बेटी का क्या कसूर? ये तो उस आसेब की कारिस्तानी है। सादा लौ नासिर अपने मामू की बातों में आ गया और उसने सब इंस्पेक्टर को सारी बात सच सच बता दी कि किस तरह अचानक उसकी बीवी शगुफ्ता ने उसे जख्मी कर डाला था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है। वो बेचारी किसी आसिब का शिकार है। सारी बात बताने के बाद नासिर ने शगुफ्ता का दिफा करना चाहा। सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम बशीर अली था, तंजिया लहजे में बोला, नासिर तुम्हारी बीवी पर कोई आसेब वासेब नहीं है, वो पागल है। उसे अगर बहुत पहले तैमूर साहब पागल खाने में दाखिल करवा देते तो ना उसकी मां मरती, ना उसका भाई साजिद अंधा होता और ना ही खुद तैमूर साहब हलाक होते। क्या अंकल, क्या हुआ उन्हें? नासिर यकलख्त हरासा लहजे में बोला। शफकत और शमसुद्दीन ने पहले ही सब इंस्पेक्टर बशीर अली को सारी पट्टी पढ़ा दी थी, इसलिए कोई जवाब दिए बगैर नासिर का बयान लेने के बाद चला गया। बाद में नासिर को पता चला कि तैमूर का इंतकाल कैसे हुआ था। उधर शफकत को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उसका भांजा नासिर शगुफ्ता को किसी सूरत तलाक नहीं देगा, क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लिहाजा उसने एक दूसरा तरीका निकाला। वो शगुफ्ता को पागल खाने भेजने की तैयारी कर चुका था और नासिर इस हकीकत से लाइल्म था। नासिर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, ताहम उसे डॉक्टर ने 15 दिन आराम करने की ताकीद कर दी थी और 16वें रोज टांके खुलवाने के लिए बुलवाया था। शफकत अपने भांजे नासिर को अंधेरी कोठी में ले जाने के बजाय अपने घर ले आया था और फिर वो उसी वक्त अंधेरी कोठी जा पहुंचा था। शगुफ्ता अपने नाबीना भाई साजिद के साथ वापस अंधेरी कोठी आ गई थी। शफकत ने दोनों बहन भाइयों से पहले रस्मन तैमूर साहब की अंधोनाक मौत का अफसोस किया। फिर सपाट लहजे में शगुफ्ता से बोला, बेटी मैं तुमसे एक दरखास्त करने आया था। मैं समझता हूं नासिर ने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और अब उसे अपनी जिद की सजा मिल गई है। शुक्र है कि वो तुम्हारे हाथों मरते मरते बचा। अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? शगुफ्ता ने कदरे बेजारी से पूछा। इस वक्त उसका भाई साजिद भी अपनी बहन शगुफ्ता के करीब ही बैठा था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम नासिर का पीछा छोड़ दो। उसकी बात सुनकर शगुफ्ता ने भी तलखी से कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है उसके साथ जिंदगी बसर करने का। बहन की बात पर साजिद ने उसे टोकते हुए कहा, शगुफ्ता ये तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारा शौहर है। फिर वो शफकत से मुखातिब होकर बोला, अंकल आप गलत बात मत करें।
नासिर ने मेरी बहन से अपनी मर्जी से शादी की है। आप कौन होते हैं दोनों को जुदा करने वाले? ना चाहते हुए भी साजिद के लहजे में तलखी ऊद कर आई थी। शफकत ने उसकी बात का बुरा मनाते हुए कहा, तुम आंखों से ही नहीं बल्कि अकल के भी अंधे हो। क्या तुम अपनी पागल और जुनूनी बहन के बारे में नहीं जानते, जिसने पहले तुम्हारी मां को कत्ल किया और अब मेरे भांजे को भी कत्ल करने लगी थी? शगुफ्ता को उसकी बात पर सख्त तैश आ गया और वो गुस्सीली नजरों से शफकत को घूरते हुए बोली, शफकत साहब, आप फौरन यहां से निकल जाएं। ठीक है, मैं देख लूंगा तुम दोनों को। शफकत को भी गुस्सा आ गया और वो धमकी देने वाले अंदाज में उठकर चला आया। घर पहुंचा तो नासिर ने सबसे पहले अपने मामू से अपनी बीवी शगुफ्ता के बारे में पूछा। मामू, शगुफ्ता कहाँ है? वो नहीं आई अभी तक। वो अब कभी नहीं आएगी, तुम उसे भूल जाओ, शफकत ने सर्द लहजे में कहा। नासिर को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। वो एकदम परेशान होकर बोला, मामू, ये आप क्या कह रहे हैं? शगुफ्ता मेरी बीवी है, वो मुझे छोड़ नहीं सकती। मैं खुद जाकर उसे लाऊंगा। वो बिस्तर से उठने लगा तो शफकत ने उसे मना करते हुए सफेद झूठ बोला, मेरी बात सुनो पहले। मैं उसे लेने गया था, उसने यहां आने से इनकार कर दिया। नहीं, वो इनकार नहीं कर सकती, उसने मुझसे शादी की है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। नासिर रूहान सा हो गया। शफकत जानता था कि शगुफ्ता ने अपने मरहूम बाप तैमूर के दबाव में आकर नासिर से शादी की थी, लेकिन वो इस बात पर परेशान था कि उसका कमाऊ पूत भांजा, जो उसके बुढ़ापे का वाहिद सहारा था, वो किसी सूरत भी शगुफ्ता का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकता था। लिहाजा उसने बड़ी मक्कारी से कहा, नासिर, तू अभी आराम कर, तेरे सर के टांके खुल ना जाएं। मैं दोबारा अंधेरी कोठी जाकर शगुफ्ता को एक बार फिर मनाने की कोशिश करता हूं। नहीं मामू, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे यकीन है वो मेरे साथ चली आएगी, नासिर ने बेचैनी से कहा। शफकत ने उसे पुचकारते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा बुझा कर ले आऊंगा। उसे आना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। मामू की मक्कारी पर नासिर ने मजबूरन चुप साध ली। शफकत तो वैसे भी उस मनहूस कोठी का रुख नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां जाने के बजाय सीधा मुताल्लिका थाने जा पहुंचा और इंस्पेक्टर बशीर अली के कान भरने लगा। अंधेरी कोठी में अब दोनों बहन भाई अकेले रह गए थे। उनकी बड़ी बहन फायजा दूसरे शहर ब्याही हुई थी। वो अपने शौहर उस्मान के साथ उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर ये दोनों नहीं माने थे। अगरचे इस इनकार में ज्यादा दखल शगुफ्ता का ही था, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपनी बड़ी बहन फायजा को एक मर्तबा बुरी तरह जख्मी कर चुकी है, हत्ता कि उस बेचारी की शादी भी खटाई में पड़ गई थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि दोबारा किसी के लिए मुसीबत बने, जबकि साजिद भी अपनी मुसीबतों की मारी बहन शगुफ्ता को छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह शगुफ्ता अपने शौहर नासिर के पास चली जाए, मगर शगुफ्ता अपने नाबीना भाई को तन्हा छोड़ने पर रजामंद न थी। दोनों बहन भाई उस वक्त बहुत परेशान थे, और फिर यतीम होने के बाद तो वो और भी हरसा हो गए थे, मगर उन्होंने हौसला नहीं हारा था। यूं दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर उस शैतानी मखलूक को नीस्त व नाबूद करने का अज़्म समीम कर रखा था। मेरा ख्याल है अब हमें इस मनहूस कोठी को खैराबाद कहकर अपने पुराने मकान में शिफ्ट हो जाना चाहिए, शगुफ्ता ने किसी ख्याल के तहत भाई से कहा। साजिद भी अब इन्हीं खुतूत पर सोच रहा था। वो बोला, दिल तो मेरा भी यहां रहने को नहीं चाहता शगुफ्ता, लेकिन अब्बू की नसीहत यही थी कि अगर उस शैतानी मखलूक को फना के घाट उतरना है तो हमें यहां मुस्तकिल डेरा जमाना होगा। क्या तुम भूल गई टाली वाले बाबा को? दरहकीकत उन्होंने ही तो अब्बू को इस बात की तलकीन की थी। मेरा ख्याल है टाली वाले बाबा से जाकर मिलना चाहिए और उन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उन्होंने अब तक क्या किया है, उल्टा हमारे अब्बू? शगुफ्ता का लहजा रुंध गया। साजिद ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो बहन, हिम्मत ना हारो, अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। और ये भी तो सोचो, अब्बू के इंतकाल के बाद हमारी किफालत किस तरह होगी। हमारे पुराने वाले मकान से किराया आ जाता है तो गुजर बसर हो जाती है। अगर हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो आमदनी का ये लगा बंधा सिलसिला भी टूट जाएगा, और फिर ये कोठी भी अब हमारी मिल्कियत है। भला यहां कौन किराए पर रहेगा? तो क्या हम फिर अपनी जानों से हाथ धो बैठें? तुमने देखा नहीं, यहां आकर भी हम उस शैतानी मखलूक के शर से महफूज ना रह पाए, शगुफ्ता ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा। शगुफ्ता, इसमें तुम्हारी ही गलती है। हमने आज तक एक अहम बात पर गौर किया ही नहीं, साजिद ने पुरख्याल लहजे में कहा। शगुफ्ता चौंक कर बोली, कौन सी बात? देखो, मैंने आज तक पेश आने वाले इन सारे वाकयात का
बड़ी बारीक बीनी से जायजा लिया है। बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये बदरू अपने अंदर इतनी ताकत नहीं रखती जितनी उसकी दहशत है। वो अचानक घर के किसी करीबी फर्द के रूप में अपने भयानक चेहरे के साथ नमूदार हो जाती है और तुम पर गैर इरादी और फौरी रद्द अमल के तहत खौफ आमेज जुनून चढ़ जाता है और तुम उस बदरू पर फितरी रद्द अमल के तहत फौरन हमला कर देती हो। मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर तुम ऐसे मौके पर खुद पर और अपने आसाब पर काबू रखो तो फिर देखते हैं कि वो क्या करती है। साजिद की बात शगुफ्ता के दिल को लगी थी, चुनाचे उसने ताईदन कहा, हाँ शायद तुम ठीक कहते हो भाई, लेकिन मैं करूं क्या? असल बात यह है कि पहले मैं उसे देखकर खौफजदा हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जब भी उस भयानक मखलूक का चेहरा अचानक मेरे सामने आता है तो मेरे अंदर खौफ से ज्यादा तैश आमेज जुनूनी कैफियत तारी होने लगती है और बेइख्तियार मेरा दिल चाहता है कि उस पर हमला कर दूं। यही तो वो बदरू चाहती है कि तुम जुनून में आकर उस पर हमला कर दो और वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होती रहे। साजिद ने एकदम कहा, फिर उसे याद दिलाते हुए मजीद बोला, तुम जरा इब्तदाई हालात पर गौर करो। सबसे पहले तुमने फायजाबाजी पर इसी तरह हमला किया था और उनका चेहरा बिगाड़ डाला था। उसके बाद जब वो बदरू अपने असल भयानक चेहरे में अम्मी के रूप में जाहिर हुई तो तुमने उनके पेट में छुरी उतार दी। उसके बाद अपने शौहर नासिर। हाँ, बस करो भाई, बस करो, खुदा के लिए बस करो, अब मुझे हौल आता है। शगुफ्ता एकदम रूहान से लहजे में चिल्लाकर बोली और साजिद चुप हो गया। जरा ही देर गुजरी थी कि कॉल बेल बजने लगी। मैं देखती हूं, यह कहकर शगुफ्ता उठने लगी। साजिद भी उठकर खड़ा हो गया था। हाँ ठहरो, मैं भी चलता हूं। दोनों बहन भाई बाहर गेट तक आए। कौन है? शगुफ्ता ने गेट के करीब पहुंचकर कदरे बुलंद आवाज से कहा, दरवाजा खोलो बीबी, बाहर पुलिस खड़ी है। एक करख्त आवाज उभरी और दोनों बहन भाई परेशान से हो गए। साजिद देख तो नहीं सकता था, लेकिन इंस्पेक्टर बशीर अली की आवाज सुन ली थी। ये आप मेरी बहन को किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? उसने पुरतशवीश लहजे में पूछा। इंस्पेक्टर ने तंजिया लहजे में कहा, बड़े भोले बादशाह बन रहे हो, जैसे आप जानते ही नहीं क्या हालत कर दी है तुम्हारी बहन ने अपने शौहर की। वो बेचारा मरते मरते बचा है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो एक इंतहाई रद्द अमल था। नासिर तो सारी हकीकत जानता है कि ऐसा क्यों हुआ था, और वैसे भी उसने शगुफ्ता के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दिया था, न ही पर्चा कटवाया। उसने नहीं कटवाया पर्चा, लेकिन उसके मामू शफकत ने पर्चा कटवा दिया है। मोहल्ले वाले भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी उस पागल बहन को फौरन पागल खाने दाखिल करा दिया जाए, जहां उसका इलाज हो सके। बेफिक्र रहो, से कोई सजा नहीं होगी। ये कहकर उसने लेडीज पुलिस को इशारा किया। उन्होंने शगुफ्ता को पुलिस वैन में सवार करा दिया। साजिद बेचारा चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन पुलिस वैन जा चुकी थी। साजिद अपनी लाठी संभाले कोठी से निकला और सीधा नासिर के घर पर पहुंचा। उस वक्त दुकान पर उसका मामू शफकत बैठा था। उसने साजिद को देखकर बुरा सा मुंह बनाया, फिर उसे आवाज देकर बोला, बात क्या है? वो पुलिस मेरी बहन को गिरफ्तार करके ले गई है। साजिद ने रूहान से लहजे में कहा, तो अच्छा हुआ, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, वरना अब अपने बाप के बाद तुम्हारी बारी आनी थी। शफकत ने तंजिया कहा। साजिद दिल महसूस कर रह गया और फिर बोला, खुदा के लिए हमारी मदद करो, मेरी बहन बेकसूर है, वो मर जाएगी। पुलिस उसे कोई सजा नहीं देगी, सिर्फ पागल खाने ले जाएगी, जो उसका असल ठिकाना है। ये काम अगर तैमूर साहब अपनी जिंदगी में पहले ही कर लेते तो आज जिंदा होते। शफकत ने बेरहमी से कहा। साजिद गम और गुस्से के मारे चीख पड़ा, शफकत साहब, अल्लाह के अजाब से डरो, मुझे नासिर से मिलने दो, मैं उससे बात करना चाहता हूं। उधर अंदर नासिर सहन में बिछी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसने साजिद की आवाज सुनी तो बामुश्किल चारपाई से उठा और बाहर आ गया। साजिद को देखते ही वो उसकी जानिब लपका और परेशानी से बोला, क्या हुआ साजिद, तुम यहां? अपने बहनोई नासिर की आवाज सुनकर उसने सारी बात बता दी। नासिर ने जब यह सुना कि उसकी महबूब बीवी शगुफ्ता को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और वो भी उसके मामू और महल्ले वाले की ईमा पर, तो वो गुस्से से सुर्ख हो गया। फिर वो एक नागवार सी नजर अपने मामू पर डालते हुए साजिद को तसल्ली देकर बोला, तुम फिक्र ना करो साजिद, आओ मेरे साथ, मैं अभी थाने जाता हूं और देखता हूं कि पुलिस शगुफ्ता का क्या बिगाड़ती है। शफकत अपने भांजे को रोकता रह गया, मगर नासिर साजिद को सहारा दिए अपने साथ लिए मुताल्लिका थाने की तरफ बढ़ गया। शगुफ्ता की हालत बहुत खैर हो रही थी। उसे थाने लाकर लॉकअप कर दिया गया था,
लेकिन शगुफ्ता को खुद से ज्यादा अपने भाई साजिद की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो नाबीना था। शगुफ्ता ने लॉकअप में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वहां उसकी दाद फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। सब बहरे बन गए थे। पागल खाने भेजे जाने के तस्वुर से ही उसे हौल आ रहा था और वो सचमुच पागल सी हो रही थी। बिलाखिर चीख चीख कर निढाल हो गई और उसका गला बैठ गया। नाचार वो सीलन ज़दा दीवार से लगकर बैठ गई। उधर नासिर और साजिद थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर बशीर अली ने खशमगी निगाहों से दोनों की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी बीवी शगुफ्ता को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? नासिर अली ने बशीर अली की खशमनाक नजरों से मरूब हुए बगैर कहा। शगुफ्ता की मोहब्बत ने उसे निडर बना दिया था। उसके सवाल पर इंस्पेक्टर बशीर अली अपनी उभरी हुई तोंद को संभालता हुआ उठा और हाथ में पकड़े हुए सिया रोल को उसके करीब पहुंचते हुए सर पर बंधी पट्टी रखकर इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला, उस जुर्म में जो तुम्हारी पेशानी से जाहिर है, लेकिन इसमें शगुफ्ता का कोई कसूर नहीं। मैं इसकी जमानत देता हूं। नासिर बेखौफी से बोला। इंस्पेक्टर बशीर अली ने करख्त लहजे में कहा, तुम्हारी जमानत नहीं चल सकती। तुम्हारे मामू और महल्ले वालों ने यह रिपोर्ट लिखवाई है कि उस पागल और जुनूनी लड़की को फौरन गिरफ्तार करके पागल खाने भेज दिया जाए। मैं उसका शौहर हूं, मैं खुद उसका इलाज करवाऊंगा। आप उसे छोड़ दीजिए। नासिर ने एहतजाज किया, मगर इंस्पेक्टर बशीर अली अपनी बात पर अड़ा रहा। साजिद ने भी इंस्पेक्टर बशीर अली की मिन्नत समाजत की, लेकिन संगदिल अपनी हठ धर्मी पर कायम रहा। नासिर और साजिद इस गंभीर सूरत हाल पर परेशान हो गए। उन्होंने इंस्पेक्टर को धमकी भी दी कि वो अदालत में जाएंगे, लेकिन फिर भी उस पर जरा भी असर ना हुआ। बिलाखिर नासिर ने शगुफ्ता से मुलाकात करने की दरख्वास्त की, जो मान ली गई। फिर जब नासिर और साजिद को लॉकअप तक लाया गया तो नासिर अपनी महबूब बीवी शगुफ्ता की हालत जार देखकर दिल महसूस कर रह गया। शगुफ्ता उसे और अपने भाई को देखकर फौरन लपकी। फिर सलाखदार दरवाजे पर आकर नासिर से रोहन से लहजे में बोली, नासिर, मुझे यहां से निकाल लो। ये लोग मुझे पागल खाने में दाखिल कराना चाहते हैं। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। वो रोने लगी। नासिर अपनी महबूब बीवी की आंखों में आंसू देखकर पागल सा हो गया। दुख और कर्ब की अजियतनाक लहर ने उसे तड़पा कर रख दिया था। फिर उसे तसल्ली देते हुए बोला, शगुफ्ता, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अदालत जाऊंगा और तुम्हें जरूर रिहाई दिलाऊंगा। शगुफ्ता को अपने शौहर की बात पर धारस तो हुई, लेकिन फिर अपने नाबीना भाई साजिद की तरफ देखकर कहा, लेकिन नासिर, साजिद का क्या बनेगा? ये बेचारा तो देख भी नहीं सकता। शगुफ्ता, तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरा अल्लाह मालिक है। साजिद ने उसे तसल्ली दी। नासिर शगुफ्ता के आंसुओं से लबरेज चेहरे को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए उसकी सलाखों पर रखे हाथों को प्यार से थामते हुए बोला, शगुफ्ता, तुम साजिद की फिक्र ना करो, मैं इसके साथ हूं। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ही रहूंगा। इस मुसीबत के वक्त में तुम दोनों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। शौहर की बात ने शगुफ्ता का दिल पिघला कर रख दिया। उसे अब अपने रवैये पर शर्मिंदगी होने लगी थी, जो उसने अब तक उसके साथ रवा रखा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि नासिर वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता है। वो तालीम याफ्ता ना सही, लेकिन एक बावफा, शुआर, बहादुर और सच्ची मोहब्बत करने वाला साथी और हमदम साबित हुआ था। आज पहली बार उसके दिल में भी अपने शौहर के लिए मोहब्बत का दिया रोशन होता महसूस हुआ था। चुनाचे वो निगाहें झुकाकर नासिर से मखमूम लहजे में बोली, नासिर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसके बाद वो दोनों उसे तसल्ली तशफी देकर वापस चले आए। अंधेरी कोठी पहुंचकर दोनों ने सर जोड़कर यह प्रोग्राम बनाया कि अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। साजिद की इस बारे में राय यह थी कि अदालत का मामला जरा लंबा पड़ जाएगा, अलबत्ता अगर किसी बड़े और जिम्मेदार पुलिस अफसर से मुलाकात की जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। ये तजवीज नासिर को पसंद आई। वो रात दोनों दोस्तों ने साथ गुजारने का इरादा किया। नासिर को अपने मामू शफकत से नफरत हो गई, क्योंकि वो जान चुका था कि ये सब उसी की वजह से हुआ था। यही सबब था कि जब शाम गए तक नासिर घर ना पहुंचा तो शफकत का माथा ठिनका। भांजे से उसकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह थी कि वो नासिर को अपने बुढ़ापे का सहारा समझता था। दुकान भी तकरीबन वही संभालता था। भांजे के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं था। चुनाचे शाम गए जब नासिर ना लौटा तो वो समझ गया कि उसका भांजा नाराज होकर जरूर साजिद के हाथ चला गया होगा। लिहाजा वो दुकान बंद करके सीधा अंधेरी कोठी जा पहुंचा, लेकिन नासिर ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। शफकत ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन नासिर न माना। अलबत्ता उसने ये शर्त रखी कि जब तक शगुफ्ता रिहा नहीं हो जाती वो उसके साथ घर नहीं जाएगा।
नाचार शफकत को अकेले ही लौटना पड़ा। शफकत ने सोचा कि अभी नया नया जोश है, बाद में खुद ही घर आ जाएगा। नासिर और साजिद एक ही कमरे में सोए हुए थे। इन परेशान कुन हालात में दोनों की ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। शगुफ्ता की परेशानी अपनी जगह थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी और तारीक होने लगी थी, उनके अंदर न जाने खौफ ने भी सर उठाना शुरू कर दिया था। दोनों अलग अलग बिस्तरों पर तराश थे। रात दबे पांव सरक रही थी। हर सू खामोशी का राज था। दम बखुद सा माहौल धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। कमरे में 0 पावर का बल्ब रोशन था। न जाने कब नासिर की आंख लग गई और गहरी नींद में डूब गया, जबकि साजिद को अभी तक नींद का जरा सा झोंका भी नहीं आया था। उसकी बेनूर आंखें खुली हुई थीं। अचानक जाने क्यों उसका दिल यकबारगी किसी अनजाने खौफ से धड़का और वो अपने अंदर एक अजीब व गरीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। उसने लेटे लेटे होले से नासिर को पुकारा, लेकिन जवाब न मिला। वो समझ गया कि नासिर गहरी नींद में डूब चुका है। अचानक हल्की सी आहट उभरी। वो ठिठका, फिर कदमों की हल्की सी चाप उभरी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसकी चारपाई के करीब आ रहा हो। कौन? उसे नासिर की आवाज सुनाई दी। वो हैरान हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने नासिर को पुकारा था। फिर उसे फौरन ख्याल आया कि हो सकता है नासिर उस वक्त पानी वगैरह पीने के लिए कमरे से बाहर गया हो। बाहर तो और उसने लेटे लेटे पूछा, तुम कहाँ गए थे? वॉशरूम गया था, उसे नासिर की आवाज सुनाई दी। जाने क्यों उसे नासिर का लहजा बदला बदला सा महसूस होने लगा। फिर दोबारा नासिर की आवाज सुनाई दी, आओ साजिद, जरा ऊपर चलकर बालकोनी में टहलते हैं। यहां घुटन सी हो रही है। कम वक्त नींद भी तो नहीं आ रही, जरा दिल बहल जाएगा। आओ फिर आकर सोने की कोशिश करेंगे। साजिद उसकी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ। अगर साजिद देखने के काबिल होता तो उसे नासिर के बजाय एक बेरब सा साया फजा में लहराता हुआ नजर आता और दूसरे बिस्तर पर गहरी नींद सोया हुआ नासिर भी दिखाई दे जाता। फजा में मौल्लक उस पुरस्कार हेवले का चेहरा किसी तेज वॉट के बल्ब की तरह रोशन था, जो इंतहाई मकरू और डरावना था। ये उस बदरू का खौफनाक चेहरा था जो उसके खानदान की अजली और जानी दुश्मन थी। मगर साजिद बेचारा तो खुद नाबीना था। वो बदरू के धोखे में आ गया और कमरे से बाहर आ गया। वो बदरू नासिर की आवाज में बदस्तूर साजिद से बातें करते हुए उसके हमरकाब थी। वो इस तरह उसे राह समझाती हुई अपने पीछे आने पर मजबूर कर रही थी। इधर साजिद को इस बात पर हैरत भी हो रही थी कि आखिर नासिर उसे सहारा देने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। तब उसे नासिर की आवाज सुनाई दी, साजिद, मेरी आवाज पर चलते रहो। दरहकीकत मैं चाहता हूं कि तुम बगैर सहारे के भी चलने की कोशिश करो। साजिद उसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो बदरू साजिद को लिए जब खासी बुलंदी पर पहुंची तो साजिद ये नहीं जान सका कि इस बालकोनी का यह जीना आगे से उखड़ा हुआ था और उसकी जगह नीम तारीख खला था। नाबीना साजिद धीरे धीरे जीने पर चढ़ता हुआ जब उस तारीख खला में अपना पांव रखने लगा तो अचानक उसे अकब में नीचे से नासिर की तेज चिल्लाती हुई आवाज सुनाई थी, साजिद, रुक जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना, जीना टूटा हुआ है वरना नीचे गिर जाओगे। साजिद इस आवाज पर दम बखुद रह गया। वो फौरन ही रुक गया। उसे हैरत हुई कि नासिर तो उसके आगे आगे जीने तय कर रहा था, फिर नीचे से नासिर ने किस तरह उसे पुकारा था। हकीकत यह थी कि नासिर की इत्तेफाक से किसी खटके पर आंख खुल गई थी। वो जागा तो उसने साजिद को बिस्तर से गायब पाया। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया तो ये देखकर दहल गया कि साजिद बालकोनी का एक ऐसा जीना तय कर रहा है जो ऊपर से टूटा हुआ था। अगर नासिर उसे बर वक्त आवाज देकर होशियार न कर देता तो यकीनन नाबीना साजिद काफी बुलंदी से नीचे गिर जाता। साजिद के रुकते ही नासिर जल्दी जल्दी जीने तय करता हुआ उसके करीब पहुंचा और साजिद को थाम लिया। ये तुम क्या कर रहे थे साजिद? क्या पागल हो गए हो? नासिर ने उसकी सरजनिश की। साजिद हैरत से बोला, तुम ही तो मुझे यहां तक लाए थे। क्या? नासिर दम बखुद रह गया और फिर साजिद ने उसे सारी बात बता दी। तब नासिर ने गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बर वक्त पहुंच गया। ये सारी कारिस्तानी उस बदरू की ही हो सकती है। आओ मेरे साथ, लेकिन जरा संभल कर। यह कहकर नासिर उसे थामे धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। शैतानी मखलूक का वो भयानक चेहरा वाला पुरस्कार साया गायब हो चुका था। साजिद मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा था। शगुफ्ता के चीखने चिल्लाने और मिन्नतें समाजतें करने के बावजूद उसे पागलखाने में दाखिल कर दिया गया। यहां के इबरत अंगेज माहौल को करीब से देखकर ही शगुफ्ता कांप उठी। ये जगह उसे जेल से भी ज्यादा भयानक मालूम हो रही थी। मुख्तलिफ पागल औरतों के कै लगाने, कभी बैन करने और बाआवाज बुलंद हंसने के बेहंगम आवाजों के शोर से
उसके दिमाग की रगें फटने के करीब होने लगी। वो बुरी तरह आसाब ज़दा हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो चंद रोज भी इधर रही तो सचमुच पागल हो जाएगी। पागलखाने की इमारत बहुत साल खोरदा थी। यही हालत अंदर कमरों की थी। ये सिर्फ औरतों का पागलखाना था। यहाँ हर उम्र की पागल औरतें थीं, जवान लड़कियां, उधेड़ उम्र औरतें, हत्ता कि बूढ़ी औरतें भी थीं। हर कमरे में 4-4 औरतों को रखा हुआ था, बल्कि इस तंग व तारीक कमरे में ठूंसा हुआ था। पागलखाने की मुंतजिम आला एक उधेड़ उम्र की काली और मोटी सी औरत थी। ये बड़ी खुर्राट औरत थी। उसका नाम शमसा बेगम था। दीगर अमले में खवातीन के अलावा 2 अदद मर्द गेट कीपर यानी चौकीदार भी थे। शगुफ्ता को जिस कमरे में रिहाइश का एक कोना मिला था, वहां एक झुलंगा सी चारपाई बिछी हुई थी। उस पागलखाने में बेशतर जहनी मरीजाएं खस्ता हालत में नजर आती थीं। कुछ निस्बतन बेहतर हालत में और आरामदेह कुशादा कमरे भी थे, मगर यहां वो पागल औरतें और लड़कियां रहती थीं जो दूसरी औरतों की तरह लावारिस न थीं। उनके खानदान के अफराद ने दे दिलाकर उन्हें निस्बतन बेहतर जगह मैसर करवा दी थी। जिस कमरे में शगुफ्ता थी उसकी हालत तो इंतहाई खस्ता थी। उसमें शगुफ्ता के अलावा 3 मजीद पागल औरतें भी थीं। उनमें 2 तो खासी उधेड़ उम्र की नहीफ, और उनकी हालत भी नहीफ खस्ता हो रही थी। मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े, खिचड़ी से बाल, उनकी सूरतें बड़ी डरावनी थीं। वो दोनों एक तरफ बैठी खुद से अजीब अजीब अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए बातें कर रही थी, जबकि तीसरी औरत निस्बतन बेहतर हालत में थी। उसकी उम्र ज्यादा ना थी, 35 के पेटे में थी। वो एक कोने में चारपाई पर खामोश बैठी हुई थी। उसके नक्श भी जाज़िबे नजर थे। शगुफ्ता बगौर उसकी तरफ तके जा रही थी। जाने क्यों शगुफ्ता को यह एहसास होने लगा कि ये औरत पागल हरगिज़ नहीं है। वो औरत भी शगुफ्ता की तरफ खामोश निगाहों से देखे जा रही थी। शगुफ्ता अब अपना सर घुटनों में दिए सिसक सिसक कर रोने लगी थी। अचानक उसके सर को किसी ने धीरे से छुआ। उसने अपना सर उठाकर देखा। वही औरत उसके करीब खड़ी थी। वो भी उसी की तरह खासी गमज़दा नजर आ रही थी। मत रो बेटी, क्या फायदा अपना जी हल्कान करने का, वो बड़ी मुलायमत से बोली। शगुफ्ता अपना दुख भूलकर हैरतज़दा निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। उस औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में हमदर्दी की चमक। वो उसके करीब चारपाई पर बैठ गई। आप? शगुफ्ता अटकते हुए कहते कहते रुकी। वो औरत उसके हाथ पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, हाँ, मुझे भी तुम्हारी तरह जबरदस्ती यहां पागलखाने में भेज दिया गया है। उसकी बात सुनकर शगुफ्ता को जरा हौसला हुआ। उसने पूछा, आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं पागल नहीं हूं? वो औरत अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और बोली, जिस तरह तुम्हें मेरे बारे में अंदाजा हुआ। मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा कि आप। शगुफ्ता कुछ कहते कहते रुक गई, फिर जाने क्यों खिफत से अंदाज में मुस्कुरा दी। मेरा नाम जीनत है, तुम्हारा नाम क्या है? शगुफ्ता नासिर। शादीशुदा हो? जी। नासिर नाम है उसका? जी हाँ। क्या उसने तुम्हें यहां? नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। शगुफ्ता यकदम बोली, तो फिर तुम यहां कैसे? अच्छी भली तो हो। उसकी बात सुनकर शगुफ्ता ने एक दर्द अंगेज आह भरी और मखबूम लहजे में बोली, यह बहुत ही लंबी कहानी है, क्या करेंगी आप सुनकर? अपना दुख कह देने से अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। मैं भी तुम्हें अपनी दर्दनाक कहानी सुनाऊंगी। वो औरत जिसने अपना नाम जीनत बताया था कहने लगी, लेकिन तुम खुद को संभालो तो सही। इस तरह अगर हौसला हार बैठोगी तो घुट घुट कर मर जाओगी। मुझे देखो, पूरे 6 माह से यहां कैद हूं। दुख तो होता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब मेरे बच्चों ने मुझे जबरदस्ती यहां दाखिल करवाया था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक पल भी यहां जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मगर फिर मैंने सारे दुख दर्द को बालाए ताक रख दिया। फिर सोचा कि यही तो मेरी जान के दुश्मन चाहते थे कि मैं यहां घुट घुट कर मर जाऊं। तब फिर मैंने खुद को संभाला और हालात का जुर्रतमंदी से मुकाबला करने को सोचा। वो इतना कहकर चुप हो गई। शगुफ्ता ने कदरे हैरत से पूछा, आपको आपकी औलाद ने यहां भेजा है? हाँ, लेकिन वो मेरी औलाद नहीं है, मेरे शौहर के बच्चे हैं। मगर मुझे दुख तो इस बात का है कि मैंने उन्हें सगी मां की तरह पाला था और कभी सौतेली मां का सा बर्ताव नहीं किया था। लेकिन फिर जैसे ही मेरे शौहर अमानुल्लाह की आंखें हमेशा के लिए बंद हुईं तो मुझे पागल, जुनूनी और जहनी मरीजा करार दिलवाकर यहां दाखिल कर दिया गया। जीनत अपनी रौ में कहती जा रही थी, गोया इस तरह अपना बार हल्का करना चाह रही हो। लेकिन अब मुझे इसका गम नहीं होता, क्योंकि यह सारा दौलत का चक्कर है। मुझे यकीन है कि अगर इन हालात में मेरी अपनी सगी औलाद भी होती तो वो भी यही करती, लेकिन अब मेरे दिलो दिमाग में उनके लिए नफरत भर गई है।
मैं भी उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना बताकर वो खामोश हो गई। शगुफ्ता ने देखा कि उसका चेहरा तैश और नफरत की आग से सुर्ख हो गया था। आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थीं। पहली बार शगुफ्ता को एहसास हुआ, कहीं ये वाकई पागल तो नहीं है। हाँ, तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ था? जीनत ने अचानक खुद पर काबू पाते हुए शगुफ्ता से पूछा। फिर जब शगुफ्ता ने अपनी पुरस्कार और दहशतनाक दास्तान सुनाई तो जीनत शगुफ्ता की अजीब व गरीब और नाकाबिल यकीन दास्तान सुनकर दम बखुद सी रह गई। फिर लकनतज़दा लहजे में बोली, क्या 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 वाकई तुम पर किसी जिन का साया है? हाँ, लेकिन सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि मेरे सारे खानदान का दुश्मन हो गया है। मुझे तो अब अपने भाई साजिद की फिक्र हो रही है। वो बेचारा तो देख भी नहीं सकता, पता नहीं उसका क्या होगा। भाई के जिक्र पर वो सिसक पड़ी। जीनत उसे तसल्ली देते हुए बोली, हौसला रखो शगुफ्ता, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम्हारी खौफनाक दास्तान सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वैसे शुक्र करो कि तुम्हारा शौहर नासिर तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो चैन से नहीं बैठेगा और जरूर तुम्हें यहां से निकलवा कर रहेगा। इतना कहकर वो जरा थमी, फिर कहने लगी, मेरा शौहर अमानुल्लाह भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने मरने से पहले अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। उसे शायद ये डर था कि उसके मरने के बाद सौतेली औलाद कहीं मुझे दर बदर और खाक बसर न करते, लेकिन बावजूद इसके वो चारों अपनी साजिश में कामयाब हो गए। आए रोज मुझे तंग करने लगे, बुरी तरह सताते थे मुझे। उल्टे सीधे और गंदे गंदे इल्जामात मेरे सर थोपते रहते और मुझे पागल सा बना डाला। वो यही चाहते थे कि मैं सचमुच पागल हो जाऊं और वो लोग मुझे पागल करार देकर यहां भेज दें। लेकिन वो इतना कहकर रुकी। शगुफ्ता ने देखा उसके होंठों पर बड़ी जहरखुन मुस्कुराहट थी। वो लोग अब भी पूरी तरह अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनका वकील मुझे ज़हनी मरीजा करार देने के बाद मेरे शौहर की सारी दौलत और जायदाद हथिया कर मुश्ताक, अजहर, नईम और बबली के नाम करवाते। लेकिन जब वो ये देखने के लिए आते हैं कि मैं वाकई पागल और ज़हनी मरीजा हो चुकी हूं या नहीं, तो उन्हें उस वक्त सख्त मायूसी होती है कि जब वो मुझे बिल्कुल भला चंगा देखते हैं। अब वो चारों इस बात के मुंतजिर हैं कि मैं इस माहौल में रहकर सचमुच पागल हो जाऊं, ताकि मुझे अदालत के सामने हाजिर करके मेरे पागल होने की हतमी तस्दीक की जा सके। इसलिए अब मैं खुद को संभाले रखती हूं। लेकिन इस घुटनज़दा माहौल में रहते हुए कभी कभी मुझे ये खौफ होता है कि मैं कहीं सचमुच पागल ही ना हो जाऊं। इतना बताकर जीनत की आंखों में भी आंसू उमड़ आए। शगुफ्ता को उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। बज़ाहिर दोनों का मसला एक ही था। जीनत को उसकी सौतेली औलाद अपने मज़मूम मकासद की खातिर पागल करार देने पर तुली हुई थी, जबकि शगुफ्ता के शौहर का मामू शफकत उसे पागल करार देकर अपने भांजे नासिर को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहता था। शगुफ्ता ने पूछा, तो क्या आपके शौहर ने अपना सब कुछ ही आपके नाम कर दिया था? नहीं, उसने अपनी औलादों के नाम उनका हिस्सा कर दिया था। मुझे भी हिस्सा दिया था, लेकिन चारों बच्चों का हिस्सा मेरी कोठी में मौजूदगी से मशरूत रखा था, क्योंकि शौहर के कारोबार और कोठी में मेरा भी हिस्सा था। मैं कारोबार संभालती थी, जीनत ने बताया। फिर उन चारों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि उनका हिस्सा उनको मिल चुका था, शगुफ्ता बोली। जीनत ने जहरखुंद मुस्कुराहट से कहा, वो लालची हैं, मेरे हिस्से पर भी उनकी नजर थी। मुझे तो उनसे जान जाने का खौफ होने लगा था। कमाल है, जब आपका अपना हिस्सा मिल चुका था तो आपको अपना दिफा करना चाहिए था। कोई अच्छा वकील कर सकती थी, शगुफ्ता ने अपनी फहमो फरासत के मुताबिक पूछा। वो दोस्ताना अंदाज में उसका गाल छूकर शोखी से बोली, खासी समझदार हो, तुमसे दोस्ती खूब निभेगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा शगुफ्ता, लेकिन उन चारों ने मुझे इस कदर परेशान और हवास बाख्ता कर डाला था कि मैं उनकी असल साजिश जान ही ना पाई। वो चार थे और मैं अकेली। रोजाना मुंह मारी होती। मुझे बुरी तरह तान व तशनी का निशाना बनाया जाता था। मुझे इस कदर परेशान करके रख दिया था कि मुझ पर हिस्ट्रियाई दौरे पड़ने लगे। मैं पागलों की तरह चीखें मार मार कर बेहोश हो जाती। मेरे हाथों बबली, मुश्ताक जख्मी भी हुए थे। बस फिर क्या था, मुझे एक दिन यहां पहुंचा दिया गया, लेकिन यहां उससे भी ज्यादा बदतर हालात थे। अगर मैं बर वक्त होशमंदी से काम न लेती तो सचमुच पागल ही हो जाती। लेकिन अब मैंने उन चारों साजिशी बहन भाइयों से बदला लेने का पक्का तहैया कर लिया है। वो इतना बताकर चुप हो गई। शगुफ्ता ने उसके हालात के पस मंजर में अपना तज्जिया किया तो उसे जर्रा बराबर भी फर्क महसूस ना हुआ। शफकत ने भी उसके खिलाफ यही साजिश करने की कोशिश की थी कि वो इस तरह उसे पागल खाने पहुंचाकर हमेशा के लिए उसे नासिर से जुदा कर देना चाहता था।
यूं जीनत और शगुफ्ता जल्द ही आपस में घुल मिल गईं। जीनत का ख्याल था कि सिर्फ एक बार वो यहां से निकल जाए तो अपना ज्यादा मौसर तरीके से दिफा कर सकेगी। कमोबेश यही ख्याल शगुफ्ता का भी था। यूं दोनों ने एक रात फरार होने का प्रोग्राम बनाया। दौरान गुफ्तगू जीनत ने शगुफ्ता को एक और लर्जाखेज हकीकत भी बताई थी, जिसे सुनकर शगुफ्ता जी जान से कांप उठी। जीनत ने उसे उस पागल खाने की मुंतजिम आला के बारे में बताया था कि वो बहुत खुरांट और जालिम औरत है। उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं और कोई बैद नहीं कि वो साजिशी टोलों से लेन देन भी करती हो। लिहाजा अब यहां से निकलने का एक यही तरीका है। दोनों को अब रात का इंतजार था। रात के खाने में उन्हें बासी रोटी और पतली दाल दी गई थी, गोया ये भी कोई जेल खाना हो। शगुफ्ता ने तो हाथ तक न लगाया था। जीनत ने भी बराए नाम चंद लुक़्मे जहर मार कर लिए थे। रात ठीक 9 बजे तमाम कमरों के दरवाजों को बाहर से लॉक कर दिया जाता था। जो खतरनाक जहनी मरीजाएं थीं उन्हें आनी जंजीरों से बांधा हुआ था। शगुफ्ता की समझ में नहीं आ रहा था कि बंद दरवाजों से किस तरह बाहर निकला जाएगा, क्योंकि अब उनके कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद करके लॉक कर दिया गया था। कमरे में मौजूद बाकी 2 पागल औरतें भी अपनी अपनी चारपाइयों पर सोई हुई खर्राटे ले रही थीं। जीनत के चेहरे पर कुछ परेशानी सी थी। शगुफ्ता ने कदरे परेशानी से सरगोशी में जीनत से कहा, आखिर हम किस तरह यहां से फरार होंगे? कमरे का दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसके सवाल पर जीनत के होंठों पर पुरस्कार भरी मुस्कुराहट उभरी और उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। शगुफ्ता ने चुप साध ली, लेकिन न जाने क्यों वो बेचैनी महसूस करने लगी। रात दबे पांव सरक रही थी। कमरे की रोशनियां गुल कर दी गई थीं। अलबत्ता कमरे की सलाखदार खिड़की से कॉरिडोर में होने वाली रोशनी की मध्यम किरण अंदर आ रही थी। अचानक दरवाजे पर आहट सुनकर शगुफ्ता बुरी तरह ठिठकी। वो आ गई। दरवाजे पर उभरने वाली आहट जीनत ने भी सुन ली थी और बेख्तियार उसके मुंह से सरगोशी उभरी थी। कौन आ गई? शगुफ्ता ने होले से पूछा। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक सांवली सी उधेड़ उमर औरत अंदर दाखिल हुई। वो जीनत की तरफ देखकर बोली, जल्दी निकलो, रास्ता साफ है। आओ शगुफ्ता, जल्दी करो। जीनत ने हैरान परेशान सी शगुफ्ता से कहा और फिर वो दोनों उस औरत के साथ बाहर नीम तारीख कॉरिडोर में आ गईं। अब वो दोनों सांवली औरत के साथ तेज तेज कदम चलती हुई पागल खाने की इमारत से बाहर आ गईं। बाहर तारीकी थी। सामने एक जैली सड़क थी। गेट से बाहर आकर वो उधेड़ उमर औरत जीनत से बोली, अब मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन अपना वादा याद रखना, मैं परसों तुम्हारे यहां आऊंगी। हाँ बहन, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। तुम परसों मेरे यहां आ जाना। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी और तुम्हारा ये एहसान भी कभी नहीं भूलूंगी। जीनत ने उससे मोहब्बत भरे लहजे में कहा और फिर जीनत ने शगुफ्ता का हाथ थामा और उसे लिए तेज तेज कदमों के साथ आगे तारीकी में चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों तेज तेज कदमों से चलती हुई मेन सड़क पर आ गईं, मगर सड़क दूर तक वीरान थी। कोई इक्का दुक्का ट्रक या प्राइवेट कार सन्नाटे से गुजर जाती और फिर अतराफ का सुकूत लम्हा भर को थरक उठता था। बहन, आखिर हम कहां जा रहे हैं? शगुफ्ता ने पूछा। वो कदरे परेशान नजर आ रही थी। जीनत ने जवाब में कहा, अपने घर। लेकिन वहां तो तुम्हारी सौतेली औलाद तुम्हें दोबारा पागल खाने। शगुफ्ता ने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। जीनत जहरखुन मुस्कुराहट से बोली, अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं उनकी घिनौनी साजिश से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूं। शगुफ्ता चुप हो गई। दोनों सड़क किनारे चली जा रही थीं। रात अपने निस्फ पहर में दाखिल हो चुकी थी। शगुफ्ता ने परेशान होकर हाँफती हुई आवाज में पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या हम पैदल जाएंगे? घर तो मेरा दूर है, लेकिन रेलवे स्टेशन करीब है। वहां से जरूर हमें कोई टैक्सी मिल जाएगी। लेकिन क्या तुम थक गई हो? जीनत ने पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, शगुफ्ता ने होले से मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसे बार बार यह ख्याल परेशान कर रहा था कि जीनत की सौतेली औलाद उसे दोबारा पागल खाने वालों के हवाले करने की कोशिश कर सकती थी। चुनाचे उसने तजवीज देते हुए कहा, मेरा ख्याल है आप जल्दबाजी से काम ले रही हैं। अगर आप अपने घर जाने के बजाय मेरे साथ चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसकी बात पर जीनत ने चलते चलते उसकी तरफ देखा और रुक गई। फिर चंद सानिये सोचते हुए बोली, हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक लगती है। दरअसल मुझे सुबह एक वकील से मुलाकात करनी थी। मेरा ख्याल है अपने घर जाने से यही बेहतर रहेगा। पहले तुम्हारे यहां चला जाए, फिर उसके बाद सुबह होते ही मैं अपने वकील से राब्ता करके उससे मशवरा करूंगी। ये फैसला करने के बाद दोनों रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच गईं। शायद कोई ट्रेन आने वाली थी। बाहर इहाते में चंद टैक्सियां नजर आ रही थीं। जीनत ने एक टैक्सी वाले से किराया तय किया और फिर दोनों अकबी सीट पर बराचमान हो गई। टैक्सी आगे बढ़ गई। शगुफ्ता ने अपने महल्ले का पता बताया था।
निस्फ घंटे बाद टैक्सी उसके महल्ले में दाखिल हुई और शगुफ्ता के बताए हुए इशारे पर ड्राइवर ने टैक्सी अंधेरी कोठी के सामने रोक दी। जीनत के पास कुछ रकम थी, उसने किराया अदा करके उसे फारिग किया। शगुफ्ता अपने घर आकर बहुत खुश थी। उसने धड़कते दिल के साथ कॉल बेल पर उंगली रख दी। दूसरी बार कॉल बेल बजाने पर दरवाजा जिसने खोला था, उसे देखकर शगुफ्ता खुशी के मारे खिल उठी। वो नासिर था, उसका शौहर, जो उसे दिलो जान से चाहता था। शगुफ्ता को असल खुशी इस बात की थी कि नासिर ने अपने वादे का पास किया था और उसके नाबीना भाई साजिद को तन्हा नहीं छोड़ा था। शगुफ्ता, तुम इस वक्त? वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से बोला। फिर जीनत की तरफ देखकर पूछा, ये खातून कौन है? अंदर तो आने तो पहले, फिर बताती हूं, शगुफ्ता ने कहा। नासिर ने फौरन ही रास्ता दिया। शगुफ्ता जीनत को लिए अंदर दाखिल हो गई। जब जरा देर बाद नासिर भी गेट बंद करके अंदर कमरे में आ गया, जहां शगुफ्ता और जीनत एक सोफे पर बड़ा जमान हो गई थीं। क्या साजिद सो रहा है? शगुफ्ता ने नासिर से अपने भाई के बारे में पूछा। नासिर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर एक निगाह जीनत पर डालने के बाद शगुफ्ता से कदरे परेशानी से बोला, शगुफ्ता, तुम्हें अचानक यहां पाकर खुशी भी हो रही है और हैरत भी। तुम ठीक तो हो ना? वो कमबख्त थानेदार बता रहा था कि तुम्हें पागलखाने भेज दिया गया है। हाँ, शुक्र करो कि मैं इनकी मदद से फरार होकर यहां तक आन पहुंची हूं, शगुफ्ता ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर नासिर को सारी बात बता दी। जीनत के बारे में भी उसे तफसीलन आगाह कर दिया। नासिर ने बगौर शगुफ्ता की बातें सुनी, फिर जीनत की तरफ देखकर ममनून लहजे में बोला, आपने वाकई हम पर एहसान किया है बहन जी। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। नासिर की बात सुनकर जीनत ने उससे कहा, नासिर भाई, खतरा अभी सर से टला नहीं है। मैं और शगुफ्ता दोनों ही तकरीबन एक ही किस्म की साजिश का शिकार हुए हैं। हम दोनों को ही सोची समझी और गहरी मंसूबाबंदी के बाद जबरदस्ती पागलखाने में दाखिल करा दिया गया था। लेकिन मैंने फैसला किया था कि सुबह होते ही मैं अपने बचपन की गहरी सहेली के हाथ जाऊंगी। वो बहुत अच्छी वकील है, मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। नासिर ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है शगुफ्ता को अब किसी वकील की जरूरत नहीं रही। मैं अपने मामू को समझा दूंगा। ये तुम्हारी भूल होगी, जीनत ने निहायत संजीदगी से कहा। शगुफ्ता ने मुझे तफसीलन अपने पुरस्कार हालात के बारे में आगाह कर दिया है। इसके हाथों न सिर्फ तुम मुस्तरिफ हुए थे, बल्कि और भी बहुत से लोग हुए हैं, जिनमें इनकी वालदा भी अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। हालांकि मेरा मामला इतना ज्यादा हसास नौयत का नहीं है, मगर शगुफ्ता के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। दर हकीकत मुझे अपने से ज्यादा शगुफ्ता ही की फिक्र है। हमें जरूर वकील से मिलना होगा। उसकी बात सुनकर शगुफ्ता ने नासिर से कहा, नासिर, जीनत बहन ठीक कह रही हैं, हमें अपने दिफा के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। शगुफ्ता के इसरार पर नासिर ने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन ये अलल सुबह बेदार हो गए। साजिद अपनी बहन को पाकर बहुत खुश हुआ था। जीनत ने भी साजिद से मुलाकात की। वो साजिद से 5 साल बड़ी थी। उसे साजिद की हालत जार पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो सोचने लगी कि अभी इस बेचारे की उम्र ही क्या थी, जवानी में ही बेचारा नाबीना हो गया था। बारतौर नाश्ता वगैरह से फारिग होकर ये लोग सर जोड़कर बैठ गए और ये फैसला किया कि शगुफ्ता और जीनत तो वकील साहिबा की तरफ रवाना हो जाएंगी, जबकि नासिर और साजिद टाहली वाले बाबा से जाकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि उन्हें भी ताज़ा सूरत हाल से आगाह करना जरूरी था। चूंकि ये चारों बैक वक्त अजीब व गरीब हालात का शिकार थे, इसलिए इन मुख्तलिफ हालात पर काबू पाने के लिए यह लाजमी था कि बैक वक्त अलग अलग समतों पर अमल पैरा हों। लिहाजा शगुफ्ता और जीनत को एक टैक्सी में रवाना करने के बाद नासिर और साजिद भी टाहली वाले बाबा से मिलने के लिए रवाना हो गए।